अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर पर्दा के साथ मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। बेमिसाल इस्तकबाल, कुंग पाव की ज़ियाफ़त और मेरे दोस्त प्रेसिडेंट शी की गर्दान। बीजिंग से वापसी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सुनहरी यादों के तोशे में फ़कत यही कुछ था, इसलिए कि ना ईरान जंग रुकी, ना आबनाए हुर्मज़ खुली, ना बोइंग का वो बड़ा सौदा हुआ जिसका शोर उठा था, और ना ही हाई टेक के मामलात पर कोई पेशरफ्त सामने आई। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और भी हुआ जो एक सह जहती कहानी है। नंबर 1, शी जिनपिंग ने बंद कमरे में ताइवान के हवाले से ट्रंप को सख्त पैगाम दिया। साफ लफ्जों में धमकी दी कि ताइवान पर अमरीका चीन इख्तिलाफात तसादुम में बदल सकता है। माजी के रेसलर डोनाल्ड ट्रंप बुधवार सदर शी के लहजे से शायद डर गए, इसीलिए मीडिया टॉक में ताइवान का सवाल भी नजरअंदाज कर गए। नंबर 2, चीन ने ट्रंप की बीजिंग आमद पर बाइडन के चीन से स्ट्रेटेजिक मुकाबले के नजरिए को तारीख का हिस्सा बना दिया और अमरीका चीन दो तरफा ताल्लुकात की नई तारीफ कशीद की, जिसके मुताबिक जहां अमरीका चीन मफाद मुश्तरक हो वहां लड़ाई के बजाय कारोबार और महदूद ताउन के साथ आगे बढ़ा जाए। अब इसी तनाजुर में ईरान जंग को देखिए। चीन ने ईरान के बारे में अमरीका से कोई ठोस वादा नहीं किया, लेकिन फॉक्स न्यूज पर ट्रंप का कहना है कि चीनी सदर अमरीका की मदद करना चाहते हैं। वो ईरान को असलहे की फरोख्त रोकने पर भी तैयार हैं, लेकिन ये ट्रंप के मुताबिक और अमरीकी चैनल फॉक्स न्यूज की स्टोरी है। सादा लफ्जों में सिर्फ यही कहूंगी कि चीन ने अमरीका को वही दिया जो फ्री ऑफ कॉस्ट था, यानी अल्फाज, तसल्ली, उम्मीद। लेकिन अमरीकी ख्वाहिश के मुताबिक ईरान पर जंग रोकने, आबनाए हुर्मज़ खोलने के लिए दबाव डालने से मुबहम इनकार कर दिया। तो क्या ट्रंप दौरे चीन नाकाम हो गया? यही सवाल है आज के दरपर्दा में। इसी पर बात करेंगे। साबिक सफ़ीर मसूद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपके वक्त का। किसी अमरीकी सदर का 9 साल में ये पहला दौरा चीन है और गालिबन डोनाल्ड ट्रंप ही 9 साल पहले चीन के दौरे पे गए थे। ईरान अमरीका जंग के तनाजुर में इस दौरे की टाइमिंग कितनी अहम है और ट्रंप के क्या इस दौरे से जो मकासद थे वो पूरे हुए? जी शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं ये कह दूं कि ये जो दौरा है ये मार्च में होना था, तो वो जब जंग शुरू हो गई ईरान के साथ तो फिर ये पोस्टपोन हुआ और अब ये दौरा हुआ है। तो तकरीबन 3 दफ़ा इनकी मुलाकात हुई। कल पहले फुल फ्लेश्ड मुलाकात हुई 2-2.5 घंटे की, जो ग्रेट हॉल में हुई। उसके बाद रात का खाना था, उस पर भी गुफ्तगू जारी रही, और फिर आज जो उन्होंने प्रेसिडेंट शी ने जो उनके लिए एक फेयरवेल लंच किया उस पर बातचीत वगैरह जारी रही। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये कोई इससे कोई इनकलाबी तब्दीलियां तो नहीं आनी थी उनकी ताल्लुकात में अमेरिका और चीन के, लेकिन ये है कि ये एक पेशरफ्त है और दोनों ममालिक ये चाह रहे हैं कि ताल्लुकात में बेहतरी आए। और प्रेसिडेंट शी की तरफ से, चाइना की तरफ से तो बड़ा क्लियर मैसेज था कि हम इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस्तेकाम चाहते हैं, ताकि जब चीन और अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं उनके ताल्लुकात पे इस्तेकाम होगा तो ये सारी दुनिया में इस्तेकाम लेकर आएगा जी। तो ये मैसेज था जो बड़ा क्लियर प्रेसिडेंट शी ने दिया कि स्टेबिलिटी इन आवर रिलेशनशिप। और उनके जो इख्तलाफात हैं वो ट्रेड के ऊपर हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर हैं, रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर हैं, अपना ईरान के ऊपर हैं इख्तलाफात, और फिर ये जो आपका दूसरा इशू है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का। इन सारी चीज़ों पे बातचीत हुई है, ताइवान के ऊपर बात हुई है। तो मेरा मतलब है कि ऑब्जेक्टिव्स तो जो अभी इंफॉर्मेशन भी पूरी तरह नहीं आ पा रही, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो रवाना हो गए हैं बीजिंग से और उन्होंने जहाज में अपने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। कल रात को भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। तो इसी तरह चाइना की तरफ से अभी फुल फ्लेश्ड इंफॉर्मेशन में ख्याल नहीं आई है, लेकिन मैं ये देख रहा था कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने 2-3 बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि एक तो ट्रेड के ऊपर, ट्रेड इश्यूज के ऊपर कुछ पेशरफ्त हुई है और दोनों कंट्रीज ने, दोनों ममालिक ने एक मैकेनिज्म जो है वो बनाया है, और उस पर शायद अब उसमें पेशरफ्त क्या हो सकती है कि वो कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं जिसमें बैन लगा हुआ था या चीन नहीं ले रहा था वो लेना शुरू करेगा। उसमें सोयाबीन है और कुछ शायद तेल और गैस की दरामद जो है वो अमेरिका से शुरू करे जी। बोइंग एयरक्राफ्ट का जो है वो ऑर्डर दे। इसके यानी कि इसके इवज में चीन जो है वो चीन से दरखास्त की होगी सदर ट्रंप साहब ने कि वो जो रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर आपने पाबंदियां लगाई हैं उसको जरा ईज अप करें। अच्छा। और चीन ने कहा होगा जो आपने हमारी कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई है वो उसको ईज अप करे। तो इस किस्म का मेरा ख्याल है पैकेज जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन मसूद साहब, दूसरी बात ये है कि जो ईरान डोनाल्ड ट्रंप के चाइना जाने से पहले का लबो लहजा और चाइना जाकर लबो लहजा बहुत मुख्तलिफ था। क्या हम ये कहें कि चाइना की ताकत उन्हें चाइना जाके ही समझ आई?
नहीं, जाहिर बात है कि बड़ा फोर्सफुल मैसेज वहां से दिया। सबसे पहले तो जो शी जिनपिंग ने जो मैसेज दिया वो ताइवान के ऊपर था। उन्होंने बड़ा क्लियर ये कहा कि ये हमारी रेड लाइन है, और मैं तो हमेशा दूसरे आपके प्रोग्राम में भी शायद और दूसरे प्रोग्राम में भी ये कहता रहा हूँ कि ताइवान जो है चाइना की रेड लाइन है। इसीलिए वो बड़ा क्लियर मैसेज, बड़ा सीरियस मैसेज दिया गया कि इसको आप मिस हैंडल ना करें, इस पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और इवन क्लैश भी हो सकता है। यानी कि उन्होंने ये भी अंदिया दे दिया कि अगर वर्स्ट कमिंग टू वर्स्ट तो चीन जो है वो इसके ऊपर मिलिट्री क्लैश के लिए भी तैयार है। तो ये बड़ा एक फर्म और क्लियर मैसेज था, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब जहाज में सवालात किए गए प्रेसिडेंट ट्रंप से तो उन्होंने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, लेकिन जो एक आर्म्स सेल्स की जो एक पैकेज है जो अमेरिका ताइवान को देना चाह रहा है वो एक 11 बिलियन और प्लस 14 बिलियन शायद 25 बिलियन का है। तो चीन ने उसके ऊपर बहुत सख्त एतराज किया है। तो अब उस पर शायद कुछ डिली डैलिंग है। प्रेसिडेंट ट्रंप वापस जाएंगे, मुशावरत करेंगे और फिर उन्होंने कहा फैसला मैं खुद ही करूंगा। तो हो सकता है वो फर्दर डिले कर दिया जाए, क्योंकि इस पे इन्होंने इस डिसीजन को ताइवान को असला देने पे पॉज लिया था, इसको डिले कर दिया था इसलिए कि वो चीन जा रहे थे जी। तो ये चीजें हैं। ताइवान के ऊपर बड़ा क्लियर मैसेज है। ईरान के ऊपर जो है चीनी वजीर खारजा ने भी ये कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो फौरन खुलनी चाहिए। तो इसमें तो मुझे बड़ी मुताकबत जो है यूनानिमिटी और कन्वर्जेंस नजर आ रही है चीन और अमेरिका के मौक़िफ़ पे। लेकिन अभी तक आबनाए हुर्मज़ के हवाले से कोई ऐसी वाज़ेह पेशरफ्त तो सामने नहीं आई है। हम क्या ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो अब्बास इराक़ची ने ईरान का दौरा किया था वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित रहा उनके लिए, और चाइना बेशक चाह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल जाए, लेकिन अब तक चाइना ने ईरान पर इस हवाले से कोई दबाव नहीं डाला। नहीं, वो दबाव जो है वो जरूरी तो नहीं है पब्लिकली डाला जाए, वो तो एक डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है, खामोशी से बातें होती है। लेकिन चीनी वजीर खारजा ने आज ये कहा है जी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो फौरन खुलनी चाहिए। और जाहिर बात उन्होंने अमेरिका को भी ये कहा होगा कि आप अपना ब्लॉकेड जो है लिफ्ट करें। तो अभी आप जब वापस जाएंगे वाशिंगटन, जरा बैठेंगे 1-2 दिन, उसके बाद मुशावरत करेंगे तो फिर इस पे देखिए पेशरफ्त होगी। अभी मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन आ रही है, अभी एक कोहेरेंट पिक्चर इस विजिट के बाद सामने इमर्ज नहीं हुई है। इसमें शायद 12 घंटे 24 घंटे और लगे। अच्छा, तो चीन की तरफ से भी एक कंसाइज किस्म का बयान आना चाहिए, या आएगा, इसी तरह वाशिंगटन से भी आएगा। अभी तो वो ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें, मेरा ख्याल है वो इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि एक टाइम लैग है अभी। अच्छा, मार्च में पहले ये दौरा शेड्यूल था लेकिन इस जंग की वजह से डिले भी हुआ। आपके ख्याल में जो मार्च में अमेरिका के मकासद थे उनसे जो अब ये दौरा हुआ है उन मकासद से कितना मुख्तलिफ था? देखिए जी, मकासद क्या है? अमेरिका के मकासद ये हैं कि उनकी जो रेयर अर्थ और रेयर मेटल्स मिनरल्स पे जो पाबंदी चीन ने लगाई है वो बहुत बड़ा लीवर है, लेवरेज है ईरान चीन के हाथ में। क्योंकि जितनी भी ये चीज़ें हैं जैसे शिप्स हैं, टेलीफोन्स हैं, आबदोज़े हैं, F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो कि इनविंसिबल कहा जाता है, क्योंकि ईरान ने गिराया उनका इस मार्के में। तो उस सब के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है, रॉ मटेरियल है, वो चीन से जाता है। अब चीन ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, तो उनको अब और उनका स्टॉक जो है इतना ज़ाया हुआ है इस वॉर में ईरान के खिलाफ, 50 से 60% के करीब एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि उनका स्टॉक सारा खत्म हो गया और उसको दोबारा मोबिलाइज करने में, रेप्लेनिश करने में टाइम लगेगा। और अगर उसके इंग्रेडिएंट्स ही आपके पास नहीं है तो खाना कैसे पकेगा? तो वो जाहिर बात है वो एक बड़ा क्रूशियल इशू है इसके लिए, अमेरिका के लिए। फिर वो देखिए आप, सिग्निफिकेंट सिग्नल ये था कि वो अपने साथ 20 टॉप के वर्ल्ड के जो सीईओज हैं वो लेके गए और उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये चीन को ये कहा कि हम ये लोग जो हैं ये चीन में मजीद सरमायाकारी करना चाहते हैं, बिजनेस आपके साथ करना चाहते हैं, आप भी लिबरलाइज करें अपनी इकोनॉमी को और इनके लिए थोड़ा सा इंसेंटिव्स वगैरह दीजिए। तो उस पे मेरा ख्याल है कि चीन ने मुस्बत जवाब दिया है, क्योंकि देखिए ना, उसमें से कई तो जो हैं उनकी बड़ी बड़ी बिजनेसेस पहले ही हैं चीन में, लेकिन अभी जब इनकी ये जो आपस में ये ठन गई थी पिछले 1 साल से चीन और अमेरिका की, तो चीन ने भी अमेरिकी कंपनी उसके ऊपर पाबंदी लगाई, तो उसके ऊपर हो सकता है रिलैक्सेशन हो। एलन मस्क आपको पता है कि वो भी साथ थे, उनका दुनिया के जो सबसे ज्यादा अमीर तरीन शख्सियत हैं, उनका बहुत बड़ा प्लांट है शंघाई में जो वो टेस्ला कार्स जो बना रहा है, लेकिन उनको बड़ा कंपटीशन मिल रहा है वहां पर। चाइना में होती है जी, टेस्ला की सबसे ज्यादा सेल ही चाइना में होती है।
तो ये मसाइल हैं, ये इतना आसान नहीं है। मैं उसको कहता हूँ कि विजिट जो था ये कोई रीसेटिंग नहीं थी रिलेशनशिप की, ये रिकैलिब्रेशन थी। और अब ये जाएंगे वापस और चीनी हुकाम भी बैठेंगे आपस में, देखेंगे। चीन तो बड़ा संभल के चलता है, सोच समझ के साथ बात करता है। अब देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प का वजह के क्या रिएक्शन होता है ताइवान के ऊपर या ईरान के ऊपर। अगर तो वो ईरान के ऊपर, जाहिर बात है कि चीन ने उनको कहा होगा कि आप देखिए इसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, और ये जो न्यूक्लियर इशू था ईरान का, इसके ऊपर भी मामला तय पा गए थे, इसके ऊपर भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी करें, और हम ईरान के ऊपर भी जो है वो अपना दबाव डालेंगे और दोस्ताना मशवरा उनको देंगे कि ईरान भी जो है अपने पोजीशन में थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करे। अच्छा मसूद साहब, ब्रिक्स इजलास के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि पहली मर्तबा कोई भी मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हो सका। क्या हम ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे की वजह से कुछ वहाँ पर भी कशीदगी थी, क्योंकि यूएई और ईरान भी उस इजलास में आमने सामने हुए, तो क्या इसके असरात ब्रिक्स इजलास पर भी गए? ब्रिक्स में तो पहले भी एलामिया जारी नहीं हुआ था। वहाँ अभी चीनी वजीर खारजा भी ब्रिक्स में शायद नहीं जा सके, और वहाँ पर यूएई और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो तो इस वक्त काफी कशीदा हैं। तो जाहिर बात है उसी की वजह से नहीं हो सका, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि ये तो हमसाए हैं ईरान और यूएई, और इनको एक दूसरे के साथ रहना है। तो ये तलखी और कशीदगी जो है जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। बल्कि गल्फ कंट्रीज और ईरान जो है उनको आपस में कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस तय करनी है, क्योंकि ज्योग्राफी जो है एक साथ है, उनका जोग्राफिया मिलता है जी। तो बहरहाल ये जो वॉर है, ये क्राइसिस है, इसने बिल्कुल एक नई सिचुएशन क्रिएट कर दी है। और जब ये वॉर खत्म हो जाएगी, इसके बाद भी आप देखिएगा कि इसके खित्ते पे बड़े दूररस असरात होंगे, और एक नया स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो है सामने आएगा। उसकी क्या शक्ल होगी, क्या नौयत होगी, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका किस हद तक वहां पर मौजूद रहेगा, या उसका कुछ रिट्रीट होगा वहां से, या मजीद बढ़ाएगा। इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। ये डिपेंड करता है कि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं उनमें जो तनाव है इस वक्त, उसमें कमी कैसे आती है, और ये बातचीत की तरफ आगे बात कब चलती है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के जो इस दौरे, चाइना के दौरे से मकासद थे उनकी तो हमने बात की है। आपके ख्याल में चाइना के मकासद क्या पूरे हुए? क्योंकि हमने सदर शी का भी जो रवैया था, जो मिजाज था, काफ़ी पुरसकून देखा। तो आपके ख्याल में उनके जो मकासद थे डोनाल्ड ट्रंप के आने से, वो पूरे हुए? किसके मकासद जी, मैं सुन नहीं सका। सदर चाइना के हवाले से मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या चाइना जो एक्सपेक्ट कर रहा था इस दौरे से सदर ट्रंप के, क्या वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई? ये देखिए, कोई कैटेगोरिक स्टेटमेंट इस वक्त जारी नहीं किया जा सकता, ना मैं कह सकता हूँ, ना कोई भी एनालिस्ट जो है वो नहीं कह सकता। ये प्रीमेच्योर है इस किस्म का कंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और वो अचीव हुए कि नहीं। क्या ऑब्जेक्टिव से, ये तो अभी पता लगेगा ना। मैंने भी पहले भी कहा है कि अभी हमें 2-3 दिन जरा वेट करना पड़ेगा। चीन की तरफ से भी मजीद बयान आएंगे, उनका दफ्तर खारजा बयान देगा, और वॉशिंगटन से भी बयान आएंगे। तो 1-2 दिन तो हमें अभी जरा स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। अच्छा, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि 1-2 दिन बाद ही कुछ हालात भी क्लियर होंगे, और दोनों की एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई या नहीं ये भी क्लियर होगा। लेकिन जिस तरह चाइना और अमेरिका के दरमियान एक क्लैश हम शुरू से देखते हैं, और दोनों को पहले भी शायद पाकिस्तान ही 1971 में एक टेबल पर लेकर आया था मुज़ाकरात के लिए। हम ये कहें कि अभी भी ये जो मुज़ाकरात के टेबल पर आए हैं, या एक अच्छे खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के दरमियान हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान ने एक बेस बनाई थी उसका भी रोल है? नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई जी, 1971 की बात है। इसमें तो मेरा ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान का रोल है इस वक्त। अभी रिसेंट वाले इस दौरे के हवाले से मैं कह रही हूँ। जी, वो तो इनका अपना इम्पेरेटिव है जी। अभी देखिए ना, अब बात यह कि सदर ट्रम्प ने चीनी सदर को बुलाया है वहां पर सितंबर में। उसके बाद नवंबर में एपेक्स समिट होनी है चाइना में, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प शायद दोबारा आए। तो इस साल मजीद 2 मुलाकातें तो बिल्कुल होंगी। तो अब ना चीन चाहेगा ना अमेरिका चाहेगा कि सितंबर और नवंबर से पहले जो अभी थोड़ी सी स्टेबिलिटी उनके रिलेशनशिप में आई है इस दौरे के नतीजे में, उसमें कोई रखना आए। तो मेरा ख्याल है दोनों के इंटरेस्ट में है कि इस बात को आगे लेके चलें, चाहे उसमें पेशरफ जो है वो इतनी, यानी कि जो मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत तेजी ना हो, लेकिन ये है कि वो दोनों के इंटरेस्ट में ही है, अमेरिका के और चीन के, कि इस प्रोसेस को जो ये बीजिंग में कल शुरू हुआ है इसको आगे लेके जाया जाए, और इसमें कोई बहुत बड़ा रखना ना आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सफीर मसूद खालिद साहब हमारे साथ थे, और इस मामले पे भी मजीद बात भी करेंगे, और 28वीं तरमीम के हवाले से खासतौर पर बात करेंगे।
एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। 18वीं तरमीम की कीमत पर 28वीं तरमीम की बाज़गश्त शोर बन चुकी है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वो किसी भी पेशरफ से लाइल्म हैं, लेकिन सहाफ़ती ज़राए चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुशावरती इजलासों में शिरकत की खबर दे रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कोई तरमीम नहीं होने जा रही, लेकिन 3-4 तैयार मुसवदे उनके हवाले से भी खबरें आम हैं। 28वीं तरमीम हकीकत है या महज अफसाना, ये जानेंगे हम। सेनेटर पीपी और साबिक वफाकी वज़ीर कानून शहादत आवान एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनके साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया का रज़ा रूमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। रज़ा रूमी साहब, आपसे इस हवाले से भी मैं बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के दौरा चीन के हवाले से आपसे मैं बात करना चाहूँगी। आपके ख्याल में ये दौरा कितना कामयाब रहा इन हालात में, जबकि जंग भी जारी है और चीन का रवैया काफ़ी मुतमईन लग रहा था, लेकिन अमेरिका के हवाले से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कुछ खास? देखिए, अमेरिका के हवाले से ये ही कहना काफ़ी होगा कि इस चीन और अमेरिका के दरमियान जो मुख्तलिफ अमूर के ऊपर डिफरेंसेस हैं और जो बड़े बड़े मसाइल हैं, वो किसी हद तक उन पे बात भी हुई है और ये रिश्ता थोड़ा सा बाहमी बायलैटरल रिलेशनशिप स्टेबल हुआ है। तो एक तरह से इसको कामयाब ही समझा जाए, क्योंकि अगर आप देखें इससे पहले बहुत ज़्यादा मखासमत भी रही है टैरिफ्स के इशू के ऊपर, ताइवान के इशू के ऊपर, टेक्नोलॉजी के इशू के ऊपर, और यहाँ पर फेस टू फेस बात करने से ये ज़रूर हुआ है कि बहुत सारे अमूर के ऊपर उनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है। देखिए, ज़्यादा अहम इसमें बात थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका के जो टॉप के बिजनेसमैन और कंपनियों के सीईओ थे वो गए थे, और वो खुद भी वहाँ पर डील्स वगैरह भी साथ में कर रहे थे चीनियों के साथ, ताकि वो जो भी उनके माशी मामलात हैं, अमूर हैं, उनको वहाँ भी चीन के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि ये दोनों मईशतें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो रज़ा साहब, इस दौरे में ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या था अमेरिका के लिए? आबनाए हुर्मज़ या फिर जो जाती मफादात थे अमेरिका के, जैसे बिजनेस के मामला थे, टेक कंपनियों के सरबराहान साथ मौजूद थे, ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या था? जी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था वो ये टेक वाले मामलात और माशी जो अहदाफ थे इस दौरे के, और यकीनन आबना हुर्मज़ पे भी बात हुई, उस पर भी ईरान ने वही बात दोबारा से कही कि वो डायलॉग को सपोर्ट करते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये डायलॉग का सिलसिला जो है पाकिस्तान जिसने लीड ली हुई है उसको कंटिन्यू किया जाए। तो अब आने वाले दिनों में यही होगा, क्योंकि कम से कम जो है ये मौजूदा जो सूरत हाल है उससे आगे बढ़कर कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। और यकीनन बहुत सी ऐसी बातें जो पब्लिक में नहीं आती और वो वक्त आने पर ही उनके बारे में हमें मालूमात होंगी, लेकिन यकीनन ये बात भी दरपर्दा हुई होगी कि ईरान के साथ अब करना क्या है। जी अच्छा, वैसे रज़ा साहब, अब तो मुल्क की सियासत में भी बहुत दिन बाद कुछ हलचल नजर आ रही है। हुकूमत 21 मई को 18वीं तरमीम का बिल ला रही है, ये खबर हकीकत है या फसाना? देखिए, मैंने भी आप ही की तरह जो है मीडिया से ही सुना है, मेरे पास कोई बराह रास्त मालूमात नहीं है। मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन ये बात की तस्दीक ज़रूर हुई है कि उसके ऊपर बड़ी देर से काम हो रहा था, उस बिल के मुद्रजात के ऊपर और डिटेल्स के ऊपर, और अब वो बड़ी तेजी से उसके ऊपर जो बैकग्राउंड का काम होता है वो जारी है कि उसमें क्या क्या शामिल होगा, क्या शामिल नहीं होगा, और ये कि उसको कैसे आगे ले जाना है और कैसे मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको ऑन बोर्ड लाना है। तो ये मामला जो है थोड़ा सा तकनीकी भी है और थोड़ा सा पेचीदा भी है। पेचीदा इसलिए है कि देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा क्लियर और वाज़ेह स्टांस है कि वो एनएफसी अवार्ड और नए सूबों के ऊपर किसी किस्म की कोई समझौता नहीं करेंगे। तो क्या उनको समझौता करने के लिए कुछ ऑफर किया जाएगा जिससे कि वो उनकी पॉलिसी बदल जाएगी, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कोalition छोड़ देगी? मतलब मुख्तलिफ ऑप्शंस और अवेलेबल है। यानी हम ये कह सकते हैं रज़ा रूमी साहब के जो 18वीं तरमीम में सूबों को इख्तियार दिए गए, हुकूमत उससे मुतमईन नहीं थी, क्योंकि विफाक के हाथ में तो इससे कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसलिए विफाक अब मजीद नई तरमीम करके कुछ ना कुछ अपने हाथ वापस लाना चाह रही है सूबों से। जी देखिए, एक तो बिल्कुल आपने सही कहा
कि जो अभी जो मेजॉरिटी है रेवेन्यूज की, जो महसूलात हुकूमत जमा करती है फेडरल गवर्नमेंट, वो सूबों को मुंतकिल कर देती है उसकी अक्सर हिस्सा। उसके बाद वफाक के पास कुछ नहीं रहता, उसके पास जो कर्जे लिए हुए हैं उनके सूद और उसकी रिटर्न भी करना है, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और वो नहीं होता। और सूबों ने अपनी आमदनी नहीं बढ़ाई पिछले 10-12 साल में बतवातिर। अब ये वाकया है कि इस मसले के बाद ये जो सूबों के अंदर एक्सेस बजट है और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मांग तांग कर बार बार कर्जे लेने पड़ते हैं, तो इसको कुछ रैशनलाइज किया जा रहा है। लेकिन ये एक जिसे कहना चाहिए थोड़ा सा पेचीदा अमल होगा, और इसको बड़े ध्यान से करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में सूबाई खुद मुख्तारी एक बड़ा दीरेना मसला है, और उसके ऊपर कोई अगर चेंज होती है या एक यकदम कोई चीज मरकज ठूंसता है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। दूसरा, इसमें जो तरमीम में बात आ रही है वो नए सूबों बनाने का जो इख्तियार है वो पहले तो जो अभी आइन कहता है कि जब तक सूबाई असेंबली जो है वो नहीं कोई बिल पास करेगी उस वक्त तक सूबा नया नहीं क्रिएट किया जा सकता। इसको भी तब्दील किया जा रहा है, जिसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास या फेडरल लेवल के ऊपर कौमी असेंबली और सेनेट के पास ये इख्तियार आ जाएगा कि वो नए सूबे क्रिएट कर सके। तो ये भी एक मुश्किल बात होगी। अगरचे पंजाब तो ऑलरेडी अपनी रजामंदी शो कर चुका है, सिंध से ही ज्यादा इसके ऊपर आती रही है ऑपोजिशन। केपी भी अपनी मर्जी शो कर चुका है, और बलूचिस्तान को तो खैर छोड़िए, वहाँ तो जो सूबाई हुकूमत होती है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ ही चलती है। तो सिंध से ही असल में रेजिस्टेंस है, और वहाँ पे अब देखते हैं कि क्या होगा। जी अच्छा, शहादत अवान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस हवाले से उनकी राय ले लेते हैं। शहादत अवान साहब, 28वीं तरमीम के हवाले से बाज़गश्त तो सुनाई दे रही, लेकिन बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हुकूमत ने अब तक उनसे इस बारे में कोई राब्ता नहीं किया। क्या वाकई अब तक पीपल्स पार्टी बेखबर है इस मामले से? बात ये, मेरी पार्टी के चेयरमैन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के तमाम दोस्तों के सामने एक बात की है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से और सदर पाकिस्तान से गाए बगाए मुलाकात होती है हमारी। कभी इस सिलसिले में कभी कोई डिस्कशन नहीं हुई, और ये बात कहीं पे किसी फोरम के ऊपर भी वो अभी डिस्कशन में नहीं है। ये यकीनी तौर पे जो है मुख्तलिफ दोस्त जो है क्यास आराइयाँ कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि अगर कोई किसी लेवल के ऊपर भी ये असल लोग कंफ्यूज यूँ हो रहे हैं कि NFC जो है यकीनी तौर पे आईने पाकिस्तान का हिस्सा है, और NFC अवार्ड 2010 के बाद चूँकि वो कहीं पे उसके अवार्ड नहीं हो सका, उसके लिए मीटिंग्स होती रहती हैं, और उसके लिए सबसे ज़्यादा NFC के लिए जो कंसर्न है सबसे ज़्यादा हमारे सूबे सिंध का मुराद अली शाह साहब जो हैं उसके लिए जो है वो फिक्रमंद रहते हैं, और सब कमेटी की मीटिंग भी उसके लिए तश्कील पाई गई है। और लोग ये समझते हैं कि शायद NFC की वजह से जो है इसमें कोई अमेंडमेंट होनी है या होगी, लेकिन बात ये जब कोई इस किस्म की सूरत हाल होगी तो डेफिनेटली वो पार्लियामेंट के सामने भी आएगी। भले लोग ये कहते हैं कि टाइम कम होगा, ज्यादा बात की बात है, लेकिन फिलहाल इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं है। अगर होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर चीज पे डिलिब्रेशन करती है। हमारे पास CEC है, और मेरे चेयरमैन ने तो कल कह दिया है कि फिलहाल हमारे पास कोई बात नहीं हो, जब होगी तो हम उस वक्त जो है देखेंगे क्या सिलसिला बनेगा। अच्छा, गालिबन शायद पीपल्स पार्टी का रवैया, पीपल्स पार्टी की तरफ से रद्द-ए-अमल इसलिए भी नहीं आ रहा कि जो 18वीं तरमीम है उसको 28वीं तरमीम से काफ़ी जोड़ा जा रहा है। तो क्या 18वीं तरमीम में अगर सूबों के इख्तियारात पर या NFC अवार्ड पर हुकूमत कोई कट लगाती है तो पीपल्स पार्टी इसको तस्लीम करेगी? देखिए, मैंने आपको पहली बात ये कह दी कि वो पहली बात आज की जो सूरत हाल है वो तो आइन में इंटैक्ट है, खाली वो सिंध के लिए नहीं, तमाम सूबे जो हैं उनके लिए फेडरल गवर्नमेंट का जो हिस्सा है उसकी तकसीम बाकायदा जो है वो दी गई है कि सूबों की तकसीम कितनी 57% शेयर होगा, बाकी 43% तकरीबन जो होगा फेडरल गवर्नमेंट का होगा। तो भाई बात ये सियासत में अगर हालात के साथ साथ ज़्यादा कमी बेशी को होगी तो
डेफिनेटली वो अमेंडमेंट के जरिए होगी, लेकिन जब इस किस्म की कोई तजवीज़ कहीं से आएगी, कोई बात सामने आएगी, तो मेरा ख्याल बेहतर ये होगा कि उस वक्त इसके ऊपर बहस मुबासा किया जाए। फिलहाल इस किस्म की, मैं भी कह रहा हूँ, इस किस्म की कोई चीज़ किसी लेवल पे, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है जो कि हमारे इल्म में हो, और अगर वो ऐसी बात होती तो कल मेरे चेयरमैन ये आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये ना कहते। ठीक है रजा रूमी साहब, शहादत अवान साहब तो कह रहे हैं अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अगर होती तो हमारे चेयरमैन इस बारे में वाजे कर देते। और आप भी पहले बात कर रहे थे कि एनएफसी अवार्ड पर वसीत और कौमी इत्तफाक राय भी पहली बार 18वीं तरमीम की मंजूरी के वक्त हुआ। अगर कोई तब्दीली की बात होती है, 28वीं तरमीम के हवाले से बात होती है, और अब अगर एनएफसी अवार्ड की ड्राइंग तब्दील होती है, तो क्या फिर से वसीत और कौमी और सियासी इत्तफाक राय हासिल हो सकेगा? देखिए, उसके बगैर तो ये मामला नहीं आगे बढ़ेगा, क्योंकि किसी भी आईनी तरमीम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रजामंदी जो है वो जरूरी होगी। अब पीटीआई से तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती गवर्नमेंट ऑफ द डे कि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर सपोर्ट करेंगे, उनको वो तो नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोalition का हिस्सा भी है और यकीनन उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि अभी चेयरमैन के लेवल तक ये बात ना हुई हो, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है कि पार्टीज के दरमियान क्या मामलात हो रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि इसके ऊपर काम हो रहा है और बड़ी देर से हो रहा है, और ये अनकरीब, मुझे नहीं पता 28 को होती है या पहले होती है बाद में होती है, लेकिन अनकरीब पेशगी की जाएगी। 21 को गालिबन बात की जा रही है, 21 मई को 21 मई को हो सकता है, लेकिन उससे आगे भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर रजामंदी नहीं होगी या उनसे कोई डील नहीं होगी तो फिर उस वक्त तक ये पेश नहीं की जाएगी तरमीम। ये तो तयशुदा बात है, मगर ये एक ऐसी चीज है कि इसके ऊपर बड़ी जो है शिद्दत से काम हो रहा है। अच्छा शहादत अवान साहब, 18वीं तरमीम से हुकूमत को जो सबसे ज़्यादा परेशानी रही वो यही थी कि हुकूमत के पास, वफाक के पास इख्तियारात उस तरह नहीं रहे जो सूबों को मुंतकिल कर दिए गए, और वफाक के पास बड़े बड़े इदारे भी हैं, उनके अखराजात भी हैं। अब अगर 28वीं तरमीम, वैसे तो आप कह रहे हैं कि आपके चेयरमैन की तरफ से जब ये मामला सामने आएगा तो ही इस पर बात की जाएगी, लेकिन अगर, क्योंकि ज़ाहिर शोर भी उठ रहा है 28वीं तरमीम के हवाले से, अगर ये मामला आता है तो क्या हुकूमत के पास अभी भी नंबर्स कम हैं इसको पास करवाने के लिए? अंडरस्टूड है, जिस तरीके से रज़ा रूमी साहब ने फरमाया 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है लास्ट टाइम भी आप देखें कि मेरे ख्याल में गलबन एक वोट की वजह से जो है 27वीं तरमीम पास हुई थी, और पाकिस्तान पीपल पार्टी तो बहुत अक्सरियती पार्टी है, उसके बाद तो 2/3 कहाँ से हो सकती है। अच्छा, तो वैसे तो खबरें ये भी हैं कि वज़ीर आज़म और राना सनाउल्लाह भी पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने के लिए काफ़ी मुतहरिक हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई डिमांड सामने आई है? देखें, बात ये, आप जितनी भी बातें आप दोस्त कर रहे हैं, तमाम की तमाम बातें जो हैं वो सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, उसका सोर्स आप में से किसी ने धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग होती है, तो यकीनन कुछ तो है जिसका पर्दादारी है। नहीं, देखें, बात यह है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, और बिलीव करें, मतलब ये है कि जो बात कोई सामने अगर होगी तो हमारा उसके ऊपर जो व्यू पॉइंट है वो भी आपके सामने होगा, और यकीनी तौर पे जो बात आएगी पार्लियामेंट के सामने आएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के साथ खड़ी होती है, और यकीनी तौर पे इस गवर्नमेंट को हम साथ दे रहे हैं, और डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो, अगर कोई ऐसा बात होगा तो उसके ऊपर पेपर वर्क जब होगा, आपस में जो कोई मुज़ाकरात होंगे, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेने की बातें होंगी, तो यकीनी तौर पे आप लोग बड़े बाखबर लोग हैं, आप लोगों के पास खबरें होंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। खाली एनएफसी के ऊपर आप लोग बात कर रहे हैं, तो उसकी तो ऑलरेडी एक सब कमेटी बन चुकी है, उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। और बात ये है कि ये देखें, कोई ऐसा नहीं है कि आज यकीनी तौर पर एक पार्टी जो है फेडरल गवर्नमेंट में, कल दूसरी पार्टी ने होना है, तो इस किस्म की जो तरामीम की जाती हैं वो मुल्की मफाद में की जाती हैं, और हमने तो हमेशा जो है नेशनल इंटरेस्ट के साथ हम खड़ी होने वाली पार्टी हैं। हमने तो जानों के नजराने देख के भी जो है पाकिस्तान के साथ हमने खड़े होना है, हमने जीना मरना है, और हमने आवाम की खातिर जो चीज़ होती है वो हमने कबूल करनी है। अच्छा रज़ा रूमी साहब, वैसे हमने तो 27वीं तरमीम में भी देखा था, बड़ी मुश्किल से वो तरमीम पास हुई थी, और JUI ने भी इस पे काफ़ी मसाइल खड़े किए थे,
अब आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ यहाँ पर कहाँ पे खड़ी है? वैसे तो अभी आप कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ का उस तरह का रोल शायद नहीं होगा, लेकिन क्या किसी किस्म की लिवरेज मिलने की सूरत में पीटीआई इस तरमीम की हिमायत के लिए आमादा हो सकती है और जेयूआई भी? देखिए, माजी में जो तरामीम हुई है उसके ऊपर भी आपने देखा कि पीटीआई ने शोर शराबा तो बहुत किया, बयानात खूब दागे, लेकिन अल्टीमेटली वो साथ ही चले उन जिसे कहते हैं तरमीम के साथ लेकिन क्योंकि फॉर्मली वो किसी भी चीज के ऊपर ताउन नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी एक बुनियादी जो डिमांड है वो है उनके बानी चेयरमैन की रिहाई, जो कि अदालतें ही वो उसको दे सकती हैं रिलीफ, और ये उसके बगैर वो किसी चीज के ऊपर ताउन नहीं करेंगे। हाँ, अगर हुकूमत वक्त ये अफोर्ड कर सकती है तो फिर शायद कोई बातचीत होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी मुखालफत करेगी, अगरचे कि नए सूबों के हवाले से केपी जो है वो उसकी पोजीशन बड़ी वाज़े रही है माजी में, हालिया माजी में, और लेकिन बाकी चीज़ों के ऊपर एनएफसी अवार्ड के ऊपर जो है कुछ यकीनन वहाँ से भी अपोजिशन आएगी और उसको मैनेज करना भी हुकूमत के लिए एक चैलेंज होगा। जी, और बाकी जमातों के हवाले से रजा रूमी साहब आप क्या कहेंगे, वो इसमें कितना हुकूमत का साथ देंगी? किसकी बात कर रही हैं? जेयूआई भी है, और क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से 27वीं तरमीम पर भी काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया गया था। देखिए, मौलाना साहब का मसला ये है कि वो नाराज़गी तो बहुत करते हैं और बहुत से बयानात भी देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर जाके वो मिल भी जाते हैं, अपनी बैकिंग भी दे देते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जो 26वीं तरमीम के वक्त भी यही वाक़या हुआ था कि वो लास्ट मिनट पे नहीं मान रहे थे, फिर मान गए थे। 27वीं में गालिबन वो उनको बाईपास कर दिया गया था। तो अभी मौलाना साहब को भी इंगेज, तो आपको पता है कि माज़ी करीब में किया गया है, और मेरे ख्याल से वो भी ऑन बोर्ड होंगे। वो भी इस तरमीम के अगर खुलकर हक में ना भी हुए तो इसकी खुलकर कोई मुखालिफत भी नहीं करेंगे। दूसरा, आप ये कह रही कि 18वीं तरमीम के बाद मरकज के इख्तियारात कम हुए। देखिए, इख्तियारात नहीं कम हुए, वसाइल कम हुए हैं। इख्तियारात तो वही जू के तू है, जो सबसे अहम महकमे हैं, जो सबसे अहम कारोबार हुकूमत है, वो मरकज के पास ही अभी भी कुछ मिनिस्ट्री थी जिनको कि डिवॉल्व कर दिया गया था, और वो भी वापस आहिस्ता आहिस्ता मरकज ने ले लिए थे। 18वीं तरमीम मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, और ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भी देखिए, अगर मरकज ने भी बाकी वही मिनिस्ट्रीज दोबारा बना ली हैं, यहाँ पर सेहत की मिनिस्ट्री को डिवॉल्व किया गया था। देखिए, ये हमें इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। जहाँ पे जेन्युइन मसाइल है मरकज के इस वक्त, उसको भी हम देखते हैं, मगर साथ साथ हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि मरकज ने भी खूब जिसे कहते हैं मामलात को खराब किया है। जी, ठीक है। शहादत अवान साहब, सूबाई मालियाती कमीशन के भी क़याम पर गालिबन गौर हो रहा है, क्या ये कमीशन एनएफसी का मुतबादिल निज़ाम होगा? देखें मैडम आयशा, पहले मैंने गुजारिश की है कि यकीनी तौर पे मैं देख रहा हूँ कि मीडिया के पास इसके अलावा शायद कोई टॉपिक नहीं, जो मुज़ाकरात वाला है वो भी थोड़ा सा मेरे ख्याल बात गुजारिश ये है कि वो भी ज़रा कम हो गया। बाकी पॉलिटिक्स जो रह गई है मुल्क में, वो उसके ऊपर भी कोई ख़ास इस किस्म का कोई और इशू नहीं है। बेहतर तो ये होता कि आप महंगाई के ऊपर बात कर लेती, एनर्जी के ऊपर बात कर लेते, पर मैंने तो पहले आप कह रहे हैं यूं हो जाएगा तो क्या होगा, यूं हो जाएगा, बात ये प्रिजम्पशन के ऊपर मेरे ख्याल में ये है कि मैंने तो आपको ये कह दिया है। मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात की कि 18वीं तरमीम जो है वो यूनानिमस एक डॉक्यूमेंट है, 1973 का जो डॉक्यूमेंट है, ये खाली नहीं है कि वो 27वीं तरमीम की तरह एक वोट की तरफ से हुआ है। वो तो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि तमाम मुतफ़िक़ा तौर पे वो चीज़ें बनाएगी। आइन की आइनी जो तरामीम होती हैं बड़ी सोच विचार के साथ होती हैं। जब कोई इस किस्म की सजेशन सामने आएगी, मुल्क और कौम और आप जैसे दानिश्वर लोग उसके ऊपर जो है बाकायदा मैं समझता हूँ कि सोच विचार करेंगे, तो उस वक्त बेहतर ये होगा कि हम कहें कि ये चीज़ किसके मफाद में है, ये होनी चाहिए, हम इसको सपोर्ट करेंगे या हमारी रिजर्वेशन
इलेक्शंस होंगी। तो बारहा मैं ये बात जो रिपीट कर रहा हूँ कि इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके साथ, चूँकि मेरे चेयरमैन ने भी ये कह दिया, हमारी पार्टी के साथ इस किस्म की कोई डिलिब्रेशन कहीं से अभी तक नहीं हुई है। और जब जो कोई सूरत हाल होगी तो मैंने जैसे अब दोबारा मैं आप रिपीटिशन पे आपको कह रहा हूँ कि हमारे लोग जो है मिल बैठेंगे और उसके बाद जो है पार्टी को फैसला किया करती है। ठीक है, शहादत अवान साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, हम इसको पार्टी की स्टेटमेंट समझे कि जब तक चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तरफ से 28वीं तरमीम के हवाले से कोई बयान नहीं दिया जाता तब तक आप भी बात करने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया। रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, शहादत अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जो एक और नया स्कैंडल सामने आया है कराची में ड्रग डीलर के हवाले से, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कराची से एक और बड़ा स्कैंडल सामने आया है खातून ड्रग डीलर के हवाले से, और कराची की ड्रग डीलर पिंकी ने अपने वायरल क्लिप से, व्हाट्सएप वॉइस नोट से कानून को तमाशा बना दिया है। जिस तरह बगैर हथकड़ी वो अदालत में पेश हुई और जिस दीदा दलेरी से उसने सिंध पुलिस को चैलेंज किया, वो पाकिस्तान के कानून पसंदों के लिए काफ़ी शॉक्ड है। सिंध में एक मुनशियात फरोश खातून के हाथों कानून की दुर्गत क्यों बनी, ये पूछेंगे। साथ मौजूद हैं हमारे सेनेटर शहादत अवान साहब भी, लेकिन उनसे पहले हमारे नुमाइंदे इबाद उस्मानी से इस केस के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इबाद, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले बताइएगा ये केस कहाँ तक पहुँचा है, मज़ीद क्या तहकीकात हो रही हैं? जी, अभी जो है वो तहकीकात का सिलसिला जारी है और तफ्तीशी हुकाम की जानिब से जो इनिशियल रिपोर्ट तैयार की गई है, जो पुलिस की जानिब से नहीं की गई बल्कि हसास इदारों की जानिब से तैयार की गई है, जिसमें ये कुछ इंकशाफात उनकी जानिब से किए गए हैं, जिसमें उन्होंने अदाकारों का भी नाम लिया है, पॉलिटिशियंस का भी नाम लिया है कि वो उनके खरीदारों में शामिल रहे हैं। एक पूरा नेटवर्क था इनका, जो ना सिर्फ कराची बल्कि कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दीगर जो इलाके हैं, शहर हैं और शहरों के अंदर दीगर इलाके हैं, वहाँ इनका नेटवर्क मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो चल रहा था। अभी जो इंकशाफात सामने आए हैं उस हवाले से तफ्तीशी हुकाम ये बता रहे हैं कि ये अभी उनकी जानिब से इंकशाफ जो है वो कम किया गया है। अच्छा। ये इंकशाफात जो है वो सिर्फ उन लोगों के खिलाफ बोला गया है जिन्होंने इनको इस दौरान नुकसान पहुंचाया। जैसे इनके साबका शौहर थे, वो भी एक कार्टेल चलाते थे और उसका जो भाई है जो पुलिस इंस्पेक्टर शौहर थे उसकी बात कर रहे हैं आप? उससे कबल एक एडवोकेट भी थे। अच्छा। वो एक हाँ, उनके जो भाई हैं वो एक कार्टेल चलाते थे और इस वक्त भी कराची में जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर कार्टेल जो है वो चला रहे हैं। अच्छा। और उनकी जानिब से जो है काफी बार इनको फंसाने की भी कोशिश की गई है। तो ये उन लोगों का इन्होंने इंकशाफ किया जिससे जो है वो उनको नुकसान पहुंचा है माजी में। जैसे जो MNA थे MKM के, उन्होंने उनके पैसे नहीं दिए हुए थे, उनका इंकशाफ कर दिया। इसी तरह अच्छा। दीगर लोगों के भी इंकशाफ किया, लेकिन वो अब तक पूरी बात नहीं बता रही हैं। और यानी जिन लोगों से नुकसान पहुंचा बाद उनका नाम ले लिया, जिनसे फायदा पहुंचा उनका नाम नहीं लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो हमारे जराए हैं वो ये बताते हैं, ना सिर्फ जो इनके गाहक हैं, इनके फैन हैं, इस गिरफ्तारी के बाद बाकायदा जो इनके गाहक हैं इनको ढूंढ रहे हैं और उन अपने जाती वकीलों के साथ मुख्तलिफ थानों का विजिट कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको बाहर निकालें। और इस केस के खिलाफ जो है वो ये अदालतों में भी हमने सुना है कि वकीलों की एक जो है वो तादाद होती है जो उनके केस लड़ने के लिए वहां पर आ रही होती है। तो ये देखा गया कि एक पावरफुल शख्सियत जो अदालतों में बिल्कुल ऐसा इस तरह से दाखिल हो रही है कि पुलिस उनको गिरफ्तार करके नहीं ला रही, बल्कि वो पुलिस के साथ आई है अदालत ना, कि एक विजिट करने के लिए आई है, जिस तरह उनका एक औरा था। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि खातून और बच्चों को हथकड़ियां वैसे नहीं लगाई जाती, लेकिन इस तरह के हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स को ये देखा गया कि खवातीन एहलकारों की जानिब से उनके हाथ पकड़ के दाखिल किया जाता है। लेकिन एक्सक्यूजेस हैं, इस पे भी अलग पुलिस की जानिब से तफ्तीश चल रही है। और दूसरा इस केस के हवाले से बहुत जो है वो तफ्तीश, मैं आपको कुछ इंसाइट्स बताता हूँ कि हुआ जब ये खातून को गिरफ्तार किया गया पंजाब पुलिस की जानिब से, तो पंजाब पुलिस ने अभी ये उनका दावा है कि कराची पुलिस ने इस केस को खराब कर दिया है। और ये देखा भी गया कि जिस जगह का एड्रेस डाला गया वो एड्रेस पर जो है वो कोई और फैमिली रह रही थी और इनको कहीं और से रिकॉर्ड किया गया, एक खिचड़ी बनी रही। और आज एडिशनल IG
कराची को खुद सामने आना पड़ा। तो ये देखा गया कि कशमकश ये चल रही है कि तो कराची पुलिस की जानिब से भी ये इल्जाम आयद किया जा रहा है लाहौर में कि जब इनको गिरफ्तार किया गया था CCD की जानिब से और एक वफाकी इदारे की जानिब से, तो मनपसंद शख्स है जो पंजाब में तैनात अफसर के मनपसंद शख्स कराची के अंदर तैनात है जो अनीफ सियाल है, उनको सौंपा गया। हालांकि इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस जो है CIA SIU स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो है जो कर रही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इबाद उस्मानी, इस मामले की ताज़ा तरीन अपडेट्स हमें दे रहे थे। अवान साहब, आपने सुनी होंगी बातें, ऐसा लगता है कि इन खातून को छुड़वाने के लिए जो उनके कस्टमर्स थे उनके वकीलों की लाइन लग गई है। मतलब इतनी हाई प्रोफाइल ये शख्सियत थी कि पहले तो पुलिस के ही काबू में नहीं आई और अब अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो उनको छुड़वाने वालों की भी लाइन लग गई है। देखें मैडम आयशा, सबसे पहली बात तो ये है कि आप सिंध पुलिस को अप्रिशिएट करें कि पुलिस के अंदर ऑपरेशन में इजाफा किया गया है ताकि स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं उसके अंदर कमी आ सकें। अगले दिन आपने जो है आप ही के मीडिया के ऊपर IG साहब का दावा आपके सामने था कि स्ट्रीट क्राइम में अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में 40% कमी हुई है। अच्छा। बाकी जहाँ तक ये रह गया कि बात गुजारिश ये है मैडम कि अगर किसी ने कोई काबिल दस्तअंदाजी जुर्म किया है तो पुलिस ने यकीनी तौर पे उसकी गिरफ्तारी की है और यकीनी तौर पे प्रोसिक्यूशन उस केस को परस्यू करेगी। क्यों लग गया पुलिस को ये गिरफ्तारी करने में, जिसमें वो खातून एक्टर एक्ट्रेसेस को भी सप्लाई करती थी ड्रग्स, इसके अलावा सियासतदानों के नाम भी वो ले रही है। बात ये है कि आपका अभी आपका जो रिपोर्टर बात कर रहा था, जो मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि 10 साल पहले भी कहीं पे किसी जगह पे कोई केस पेंडिंग है, तो सिंध में तो कोई 10 साल पुराना केस पेंडिंग नहीं था। तब आप कह सकते थे कि अगर कोई केस होता, किसी केस में इश्तिहारी होती, एब्सकॉन्डर होती, वांटेड होती, आपको पता है नारकोटिक्स के जो केस, या तो पहले से अगर कोई केस है किसी अक्यूज के साथ एज ए को अक्यूज अगर कहीं पे वो मुलविस थी, आपको मालूम है कि 14 दिन के बाद पुलिस रिपोर्ट आती है। मेरा ये दोस्त थे इस खातून के खिलाफ। मैडम ये आप बेहतर बताती हैं कि कहाँ पे दर्ज थे। सिंध में दर्ज थे, क्योंकि पंजाब में लाहौर में 4 केसेस दर्ज हैं। मैडम बात ये है कि मैं आपको बात बताता हूँ तो फिर उसके साथ जो को अक्यूज होंगे, आप यूं समझ लें, देखें अगर केस दर्ज होगा तो 2 बातें हो सकती हैं कि अगर एक मेन अक्यूज नारकोटिक्स का केस और आम किस्म के केसेस में थोड़ा सा, चूंकि मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट भी हूँ तो सिंध का प्रोसिक्यूटर जनरल भी रह चुका हूँ, पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर 2 दफा रहा हूँ, तो मैं ये सब चीजें मेरी प्रैक्टिस क्रिमिनल साइड की, इसलिए मैं आपको बेहतर बताऊंगा। आपका रिपोर्टर ये कह रहा था जी कि अभी तक जो रिपोर्ट बनी है, पहली बात तो ये है कि रिपोर्ट उसकी गिरफ्तारी के 14 दिन बाद होगी, जिसको उर्फ़े आम में हम चालान कहते हैं। चालान 2 किस्म का है, एक मुकम्मल है, एक नामुकम्मल है। मे भी नामुकम्मल चालान हो जाए और उसके बाद जो इंट्रोगेशन है यकीनी तौर पे तफ्तीशी अफसर को वो गाइड करती है, लेकिन बात ये वो एविडेंस के तौर के ऊपर वो यूज़ नहीं हो सकती ता जाए कि वो कन्फेशन के तौर पे बाकायदा जो है मजिस्ट्रेट के सामने वो बयान रिकॉर्ड किया हुआ हो, तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है मुलजिमा के खिलाफ। लेकिन इंटरोगेशन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने है, वो बयान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो चाहे भी लिख ले या जैसे भी कर ले, तो मैं समझता हूँ कि वो मुलजिमा के खिलाफ तो वो जो है काबिल अदखाल शहादत उसने होना नहीं है। रह गया सिलसिला ये है कि मैं ये कहता हूँ कि अजीब बात है कि मीडिया के पास, जैसे 2 मिनट पहले मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि बात यह है कि आजकल मीडिया के पास जो माशाल्लाह कोई, चूँकि ईरान की और अमेरिका की जंग जो है, ट्रम्प साहब भी थोड़े स्लो चल रहे हैं, उसकी वजह से जो है आपके पास कोई मवाद नहीं है तो पिंकी रह गई है। तो इसके लिए बेहतर था 14 दिन सब्र कर लिया जाता, पुलिस की रिपोर्ट आ जाती। बड़ा केस है ना। तो बात ये है कि दहशतगर्द केस है। मैं कह रहा हूँ केस है, केस छोटा बड़ा नहीं होता। केस आपने जुर्म की नोयत से केस होता है, मतलब भले आप
आप उसको दहशतगर्दी का केस लें, नारकोटिक्स का केस ले लें, किसी को कोई ज़र्ब पहुंचाने का केस लें, तो डेफिनेटली देखें कॉग्निजेबल केस है, जिसकी FIR कटती है वो जुर्म होता है। जो जुर्म होता है केस तो होता है, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि केस नहीं है, बिल्कुल केस है अपनी जगह। लेकिन मेरा कहना ये आता है कि बेहतर ये होता है कि पुलिस अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो करे उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। 14 दिन वेट करें, 14 दिन देखें कि क्या पुलिस की रिपोर्ट क्या आती है, उसके बाद आप लोग तबसरा करें। फिर उसके अलावा आपने बात की कि गाहक जो हैं उनके उन वकीलों की लाइन देखें। भाई बात ये है कि अगर कोई किसी एडवोकेट को जाके एंगेज करता है तो आप ये नहीं कहता कि वकीलों की लाइन लगी। वकील प्रोफेशनल हैं तो यकीनी तौर पे उसको कोई एंगेज करेगा तो वकील का तो काम है किसी को जो है डिफेंड करना कोर्ट के अंदर। तो बात सूरत हाल उसके बाद रह गया कोर्ट लोगों जो है, अभी वो रिपोर्टर साहब कह रहे थे कि जिस तरीके से वो कोर्ट में गई, भाई बात ये है कोर्ट के सामने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम था कि गिरफ्तारी के बाद जो है फौरी तौर पे ये कानून है कि अगर कोई खातून अरेस्ट होती है, कोई लड़की अरेस्ट होती है, कोई बच्चा अरेस्ट होता है, फौरी तौर पे अदालत के सामने पेश किया जाए। अदालत के सामने पेश किया गया, अदालत ने जो भी ऑर्डर फरमाया उससे पुलिस मुतमईन नहीं थी, पुलिस ने उसको रिव्यू में पुलिस लेके चली गई और अदालत ने उसको रिव्यू का ऑर्डर पास कर दिया। तो बात ये है कि मैं आपको ये कहता हूँ कि मुनासिब ये है, मैं तो खुद एडवोकेट हूँ, मुमकिन है कि बात यह कि मुझे इसके ऊपर कोई किसी किस्म की अपनी राय इस वक्त मैं क्यों दूं कि क्या है, अंटिल अनलेस मेरे सामने केस हो, मुझे कोई एंगेज करे, मैं एज ए प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर काम करूं, मैं एज ए डिफेंस काउंसिल काम करूं तो अदालत के सामने। लेकिन फिलहाल जो हालात वाकयात बता रहे हैं तो मैं एज ए एडवोकेट आप सबको कहूँगा कि लेट द इन्वेस्टिगेशन बी कंप्लीटेड, उसके बाद जो है तबसरा करना हमारा बनेगा। और एक और मैं आपको बात बताऊं, यही मीडिया वाले, यही आप और मैं, अगर किसी बच्ची लड़की किसी के साथ जो है वो थोड़ी सी, अभी साथ में आप ही क्लिप चला रहे हैं कि किसी को जो है पुलिस की गाड़ी में धकेला जा रहा है तो आप कहते हैं खवातीन को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, उसको वो कुछ नहीं किया जा रहा। इस खातून को तो उसके फ्लैट से ड्रग बनाते हुए गिरफ्तार किया गया था। देखें अगर होगा तो डेफिनेटली मैडम आयशा, मैं कहता हूँ अगर ऐसा होगा तो वो एविडेंस होगी, वो उसके खिलाफ गिरफ्तार किया गया होगा, तो जिन्होंने देखा होगा वो आई विटनेसेस होंगे, वो गवाही होगी। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रोसिक्यूशन को और इन्वेस्टिगेटर को जो है अपना काम करने दें। कानून के तहत जो रिपोर्ट है 14 दिन में वो रिपोर्ट अभी अदालत को कानून को काम करने दें, उसके बाद इस मामले पर ज्यादा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शहादत आवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।